नमस्कार मित्रों, मैंने कल आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताई थी। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा। चूंकि मौलिक अधिकार आपको पता है कि बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धर्म का मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के संबंधित मौलिक अधिकार और संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था बाद में उसे विधिक अधिकार में बदल दिया गया वो, और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन चूंकि ये बड़ा पार्ट है इसलिए एक साथ बनाने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट करके बनाऊंगा, जिसमें आज पहला पार्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो पहला मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार लिखा हुआ है, तो यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर इस मौलिक अधिकार कहते किसे, ये मौलिक अधिकार हैं क्या और किस प्रक्रिया में आए। तो कहा जाता है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होते हैं, और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को यह प्रदान किया जाता है, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, जो अत्यंत आवश्यक हो, मौलिक हो, उनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास न कर सके, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि बिना मौलिक अधिकार के, भाई हमने कहा कि आपको मौलिक अधिकार चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सके। बिना मौलिक अधिकार के हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह आता है कि मौलिक अधिकार की बात आई कहां से? तो सबसे पहली बार 1212 और 1215 में सम्राट जॉन, जो ब्रिटेन के थे, उनके द्वारा मैग्ना कार्टा की चर्चा की गई। उसी मैग्ना कार्टा में कुछ अधिकारों की बात की गई कि मनुष्य होने के नाते मनुष्यों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फिर ब्रिटेन में 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, यानी अधिकारों की घोषणा पत्र। उस बिल ऑफ राइट्स में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम फ्रांस के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु अमेरिका, देखिए मौलिक अधिकार, अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण, अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार की परिभाषा बताई, क्यों और इसकी प्रक्रिया कहां से शुरू हुई। 1212 और 1215 के मैग्ना कार्टा, 1689 के बिल ऑफ राइट्स, इन सबको नोट कीजिएगा, एक जगह पूछा जाता है बिल ऑफ राइट्स। उसके बाद फ्रांस ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, लेकिन इसको विधिवत संवैधानिक मान्यता यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसको स्थान दिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको स्थान दिया। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि भारत बहुत सारे विदेशी स्रोतों द्वारा गृहीत संविधान है, तो मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है उसी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान निर्माताओं ने ली। अब बात कर ले भारतीयों में, तो कहा जाता है कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की चर्चा की गई थी। फिर उसके बाद 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, उस कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों को लाने की बात की गई। अगर आप देखें 1935 का भारत सरकार अधिनियम, कल मैंने बताया था कि हमारे संविधान का लगभग 2/3 भाग उससे प्रभावित है।
तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी नागरिकों के संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई, जिसे बाद में 46 के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आने वाले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के बाद लाया गया और इसको क्रियान्वित करके फिर संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। यह था मौलिक अधिकार की परिभाषा, उसकी संक्षिप्त इतिहास, उसकी संक्षिप्त कहानी। अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि भारतीय संविधान जब बना तो हमारे पास कुल मौलिक अधिकार अधिक थे। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार और छठवां संपत्ति का अधिकार और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया, यानी वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए। अब चूंकि बड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट करके इसको बनाऊंगा और पूरा पार्ट कवर करूंगा। तो अब आज पहला मौलिक अधिकार जो है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, समानता का मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। लेकिन वास्तव में जो पहला मौलिक अधिकार शुरू होता है वह भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, यह है समानता का मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा हमें आज करनी है। अब समानता का मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, प्रस्तावना में भी समता की चर्चा की गई थी। तो इसमें अनुच्छेद 14 जो कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि सबको एक समान संरक्षण प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 14, यह विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, मैंने आपको बताया भी था कल। यानी राज्य व्यक्ति को कानून के समक्ष और कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। यह मौलिक अधिकार 14 कहता है कि राज्य विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से राज्य व्यक्तियों को वंचित नहीं कर सकता, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अब देखिए इसको 2 पार्ट में देखिए आप, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन इसको समझना पड़ेगा और बहुत मजे से, धूमधाम से समझिए, आराम से, बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो आप पढ़ेंगे ये आपके कंपटीशन में बहुत आगे तक काम आएंगी। एक बार समझ जाएंगे तो फिर बाद में कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, ये पहला और ये दूसरा। अब देखिए जो पहला है नकारात्मक है, यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, जन्म, पद और स्थिति के आधार पर सभी समान होंगे। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा अंबानी परिवार का लड़का हो या किसी छोटे व्यापारी का लड़का, चाहे वह बड़ा अफसर हो या एक आम चपरासी, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो या एक कोई गरीब आदमी, कानून सबको एक समान दृष्टि से देखेगा। अब देखिए आपने देखा होगा पहले पिक्चरों में देता था, अब इस विधि की बात कर रहे हैं, अब ये न्यायपालिका में इसी विधि के आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है। आप न्यायालयों में देखें तो पहले क्या था कि एक कानून की देवी होती थी, उनके एक हाथ में तराजू और एक आंख में पट्टी बंधी होती थी। इस तराजू का अर्थ क्या था कि सभी समान हैं। अब आंख में पट्टी का अर्थ यह नहीं था कि वो देख नहीं सकती थी, उस आंख में पट्टी का अर्थ था कि उनको किसी को देखकर, बड़े व्यक्ति को देखकर या किसी भी प्रभाव में आकर कोई अन्याय न हो जाए। यानी वो जब आंखें बंधी रहेंगी, पट्टी बंधी रहेगी तो देखेंगे, यानी सब वी आर ऑल और इक्वल। कानून के अकॉर्डिंग टू लॉ वी आर ऑल और इक्वल, कानून के समक्ष हम सभी समान होंगे, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई अधिकारी न कोई चपरासी, सब बराबर होंगे। यह था नकारात्मक।
दूसरा एक सकारात्मक पक्ष था विधि के समान संरक्षण, यानी विधि सबको एक समान संरक्षण प्रदान करेगा। देखिए, इस विधि के समान संरक्षण को कहा गया यह सकारात्मक है। विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है, लेकिन विधि के समान संरक्षण सकारात्मक है। इसका अर्थ यह था कि एक समान परिस्थितियों में एक समानता का व्यवहार व्यक्तियों के साथ किया जाएगा। अब ये नहीं है कि एक लंगड़े घोड़े को और एक तंदुरुस्त घोड़े को दौड़ाएं एक साथ और देखते हैं कौन जीतता है, सब समान है ना, ये नहीं था। ये था कि एक समान परिस्थिति में, एक जैसी परिस्थिति में कानून एक जैसा व्यवहार करेगा, यानी राज्य इसका निर्धारण करेगा कि कौन सा वर्ग एक परिस्थिति में और कौन सा वर्ग एक परिस्थिति, यानी यह सकारात्मक था। अगर विधि के समक्ष सभी बराबर हो जाएं, सब बराबर कर दिया जाए, तो फिर वो वर्ग जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो बहुत सारे हजारों सालों से जिन्हें बहुत सुविधा वंचित नहीं किया गया, शैक्षणिक सामाजिक आधार पर वंचित रखा गया, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक भर्ती की विधि एक समान संरक्षण, यानी एक समान परिस्थिति में एक समान कोई भी असमानता व्यक्त नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की असमानता कानून द्वारा नहीं जाएगी, यानी एक समान परिस्थिति में समानता का व्यवहार किया जाएगा। यह था पहला अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 को। इसको समय समय से आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अनुच्छेद 15, अब देखिए अनुच्छेद जो 15 है, इस 15 का एक क्या कहता है कि किसी भी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, यह भेदभाव को समाप्त करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था कि जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यानी राज्य द्वारा अनुच्छेद 15 एक कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध केवल जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा इसी से संबंधित है, दूसरा कि इन आधारों पर, यानी जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर, यानी दुकानों पर, सार्वजनिक दुकानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, भोजनालयों पर, राज्य द्वारा बनाए गए खेल मैदानों पर, पार्कों में, सिनेमा हॉल में या किसी भी मनोरंजन के स्थल पर, इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब एक फिल्म आई थी कुली, उस कुली फिल्म को देखें आप तो आप देखेंगे कि कितना भेदभाव था। कुली फिल्म में यह दर्शाया गया है। और आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो अंग्रेजों के बड़े बड़े सार्वजनिक स्थल, क्लब्स इत्यादि होते थे, पार्क होते थे, वहां लिखा होता था इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते यहां वर्जित हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भेदभाव को यह जन्म देता था। संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह था
कि ऐसे भेदभाव को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, जब तक सामाजिक भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम समानता की बात नहीं कर सकते, और जब तक समानता नहीं होगी तब तक हम लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि इस आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, चाहे वो सार्वजनिक दुकानें हो, सिनेमा हॉल हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, कैंटीन हो, तालाब हो, कोई बड़ा पार्क हो या कोई स्टेडियम हो, इन आधारों पर यानी जन्म स्थान, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15(2) कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 15(3) अनुच्छेद 15(3) कहता है उपरोक्त के बावजूद, यानी इनके बावजूद कि वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उपरोक्त के बावजूद राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। स्त्रियों और बालकों, स्त्रियों और बालकों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था राज्य करेगा। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) और 15(2). 15(3) कहता है कि उस उपरोक्त के बावजूद जो स्त्रियां हैं और बालक हैं उनके लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेगा। इसके पीछे बड़ा इतिहास है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आखिर क्या कारण था कि स्त्रियों को तरजीह दी जाएगी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का समाज था, और क्या पूरा पूरे पृथ्वी का ही ऐसा समाज रहा, और स्त्रियों के साथ बहुत सारे अत्याचार और अनाचार भी किए गए। उनको वस्तु संपत्ति बनाया गया, उनको घर की चारदीवारी में कैद किया गया। तो जब स्वतंत्रता लोकतंत्र की बात की जाने लगी तो उसमें स्त्रियों को स्थान देने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसी बात अनुच्छेद 15(3) करता है। इसके अलावा एक और चीज थी, स्त्रियों की यही दशा नहीं थी। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में स्त्रियों के साथ साथ कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको अनादिकाल से दबाकर रखा गया। अगर वर्ण व्यवस्था को देखें तो शूद्रों, B.R. अम्बेडकर को पढ़िए या अन्य लोगों को पढ़िए, तो उस समय शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार नहीं था, बहुत छुआछूत भेदभाव था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, सबको समानता दे दी गई, तो क्या उस समानता का लाभ वह लोग जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े थे क्या उठा पाते? इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं के दिमाग में था, फिर वही कहानी मैं कह रहा हूं कि एक आदमी बहुत खाता पीता घर का है, समृद्ध घर का है, उसको शरीर से ताकतवर है, बलवान है, उसमें और किसी एक कमजोर आदमी में जो कुपोषण का शिकार है, जो सामाजिक स्तर जिसका अच्छा नहीं है, उसको दोनों को खड़ा कर दे और दौड़ाए, कहते हैं देखते हैं रेस में कौन जीतता है, तो निश्चित रूप से जो तंदुरुस्त होगा वह जीत जाएगा। तो समानता का अर्थ सबको बराबर का अर्थ यह नहीं था, अवसर की समानता। वास्तव में कहा कि जो वर्ग बहुत सालों से, अनादिकालों से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक और शैक्षणिक, जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) कि ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रबंध कर सकता है, करना ही चाहिए। यही है सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, तभी सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। तो यह था अनुच्छेद 15। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16। 14, 15 देख लिया समानता के अधिकार में। अब देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता।
लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन का अर्थ क्या था कि जो सरकारी पद हैं या जो पब्लिक के सर्वेंट हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोक नियोजनों में अवसर की समानता यानी सभी व्यक्तियों को अवसर दिया जाए। अर्थात कहा कि अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की यानी सबको अवसर की समान समानता होगी, लेकिन 16(2) कहता है कि अनुच्छेद 15 के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। याद कीजिएगा, अनुच्छेद 15 जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, इस आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) करता है यानी सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में जाने का, सार्वजनिक उपक्रमों में जाने का अधिकार है, ये भारतीय संविधान देता है। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 16(4) ये क्या कहता है? फिर वही बात आई कि राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़े लोग हैं। कहता है अनुच्छेद 16(4) कि राज्य ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, जिनको अनादिकाल से दबाए गए, जैसे स्त्रियों को, शेड्यूल कास्ट को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से द्वितीय या तीसरे दर्जे के थे या निम्न दर्जे के थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। बार बार आरक्षण की चर्चा होती है। आरक्षण का प्रावधान आपने देखा होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, तमाम आरक्षणों की चर्चा आजकल की जाती है। और ये बड़ा आरक्षण बड़ी महत्वपूर्ण शादी का लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, वो बात नहीं है। यहां स्थिति है कि जिसको आरक्षण मिल रहा है वो खुश है और जिसको नहीं मिल रहा है वो विरोध कर रहा है। कभी मौका मिलेगा तो आरक्षण की वास्तविक सच्चाई, आरक्षण होता क्या है, मैं इसको बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। बस यहां जानिए कि 16(4) कहता है कि राज्य ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दबे कुचले वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा 16(5) अनुच्छेद 16(5) कहता है कि राज्य चाहे तो कानून बनाकर धार्मिक नियुक्ति कर सकता है। जैसे आप चले जाइए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, वहां जो पुजारी लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, नियंत्रण में है उनके, उसकी नियुक्ति के लिए सरकारी एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है और एक विशेष कानून बनाकर, अब उसमें समानता नहीं है, उसमें वही होगा आदमी जिसकी उसकी विशेष योग्यता होगी। अगर वो धार्मिक है तो धर्म के अनुसार उसकी कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई होगी। अब ये नहीं कि समानता का अधिकार है तो कोई भी भर देगा फार्म, नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी योग्यता का निर्धारण है। तो ऐसी धार्मिक नियुक्तियां चाहे तो राज्य कर सकता है। यह था अनुच्छेद 16। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 और 18, दो ही बचे हुए हैं इस समानता के अधिकार में, और आगे स्वतंत्रता का अधिकार या अन्य अधिकार आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब बचा है अनुच्छेद 17। पर्सनली मैं बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, बचपन में मैंने बड़ा इस चीज को बहुत देखा है, क्योंकि मेरा परिवार रसूखदार था, बड़ा परिवार था। लेकिन जो मेरे परिवार के बड़े लोगों द्वारा इस छुआछूत, अस्पृश्यता को किया जाता था, मैं देखता था, तो मुझे अंदर से बड़ी ग्लानि होती थी कि एक मनुष्य को
दूसरे एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य से भेदभाव, ऐसा छुआछूत, निश्चित रूप से यह मानवीयता के लिए उचित नहीं था। उस समय मेरे मन में तमाम उद्वेलनाएं आती थी, मैंने काफी इस पर लेख भी लिखा है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं के दिमाग में था कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता है, तो उस अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात की गई। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार का छुआछूत वर्जित होगा। आपको याद होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब वो पढ़ने जाते थे तो समय एक तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार नहीं था पढ़ने का। उनके पिताजी सेना में थे तो उनके रसूख के कारण एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उनको पानी पिलाने के लिए एक अलग, बच्चों के लिए एक मटका रखा होता था, लेकिन वो उस मटके से छूकर पानी नहीं ले सकते थे। एक चपरासी था, वो पानी इनको ऊपर से अलग से देता था। जिस दिन वो नहीं आता था पियून, उस दिन बेचारा बिना पानी के रह जाता था। सोचिए, एक व्यक्ति द्वारा, एक मनुष्य द्वारा अपने ही जैसे दूसरे मनुष्य से ये छुआछूत और भेदभाव उचित नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया, इसको समाप्त कर दिया, इसको निषेध कर दिया, कहा कि यह दंडनीय है। अगला आता है अनुच्छेद 18। यह समानता के अधिकार का अंतिम, समानता के अधिकार में अंतिम ये अनुच्छेद था। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत। ऐसा नहीं कि सभी उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा, शैक्षणिक को छोड़कर। मित्रों, ये समानता के अधिकार में अंतिम है, फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। बस यहां ये जानिए कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, अब किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी, केवल सेना और शैक्षणिक। और सेना में तमाम उपाधियां, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये शौर्य की उपाधियां हैं। और शैक्षणिक उपाधियां बीए, एमए, पीएचडी, डीफिल, एमफिल, यानी इन डिग्रियों को छोड़कर और इन सेना की उपाधियों को, सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। कोई भी नागरिक, अनुच्छेद 18(2) कहता है कि कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और सेना और शैक्षणिक छोड़ के उपाधियों का अंत किया गया, सेना शैक्षणिक का छोड़कर। अनुच्छेद 18(2) कि बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई विदेशी, किसी विदेशी राज्य द्वारा कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं, स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(4) कहता है कि लाभ पे कार्य करने वाला, लाभ के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति भी बिना राष्ट्रपति के आदेश के किसी भी राज्य से या कैसे भी, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो कोई भी किसी भी प्रकार का पुरस्कार या कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, ये था अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक का समानता का अधिकार। मैंने अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कोई तथ्य छूट गया हो, लेकिन मैं ज्यादातर तथ्य शामिल करता हूं और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग बीए एमए की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए लाभदायक होगा। और अब अगले वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि तब तक सब तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।